तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। केमिस्ट्री के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के रहेंगे और बायोलॉजी के रहेंगे। तीनों के 10-10 क्वेश्चन, मतलब 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, हमारे साथ चलना है आप लोगों को। और आप भी आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं एक छोटा सा टारगेट, स्मॉल टारगेट रखा हूँ 2000 लाइक के लिए। आप सोचेंगे कि 2000 लाइक तो बहुत ज़्यादा ही रख दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपका सहयोग रहेगा तो एक दिन 2000 लाइक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे बस आप अपना कर्तव्य निभाइए। आप अगर देख रहे हैं तो ईमानदारी से आप अपना लाइक कर दीजिए और एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिए। ठीक है, और बाकी सब देख लेंगे हम लोग। चलिए, तो हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और यहाँ से क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग भी, पहले आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब मैं आंसर बताऊंगा। आप लोग अपना क्वेश्चन चेक करते रहिए कि आपका आंसर कितना सही हुआ है। कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि 30 में से कितना आया है आप लोगों का। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों यह है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। जो धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो चलिए, ऑप्शन ए NaSCO3, कि ऑप्शन बी Na2CO3, कि 10H2O, कि ऑप्शन सी CaOCl2, कि ऑप्शन डी NaOH। तो चलिए पहले आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र अब आप लोग के दिमाग में बन गया होगा कि Na2CO3 और 10H2O होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। जो बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी Na2CO3, कि ऑप्शन बी CO2, कि ऑप्शन डी O2। तो चलिए दोस्तों पहले अपना आंसर आप चूज कर लीजिए, मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, तो निकलती है Na2CO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, Na2CO3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र है। कह रहा है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र अगर MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए MO2, ऑप्शन बी MO, ऑप्शन सी M2O3 और ऑप्शन डी M2O। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होता है ऑप्शन बी MO होता है। क्या होता है, MO। दोस्तों सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप बस प्रैक्टिस करके जाइए, देखिए मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, कह रहा है कि नियान है। नियान है, ऑप्शन ए क्षार धातु, ऑप्शन बी अक्रिय गैस, और ऑप्शन सी उपधातु, और ऑप्शन डी संक्रमण तत्व। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही होगा। चलिए मैं बताता हूँ कि नियान क्या है। तो नियान दोस्तों एक क्या है, क्षार धातु, अक्रिय गैस, उपधातु, संक्रमण तत्व। तो दोस्तों नियान एक क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। ठीक है, नियान एक अक्रिय गैस। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ऑप्शन ए 6 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन बी 7 सहसंयोजक आबंध है, और ऑप्शन सी 8 सहसंयोजक आबंध है, कि ऑप्शन डी 9 सहसंयोजक आबंध है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो बताइए कितने सहसंयोजक आबंध होंगे इसमें। तो चलिए आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए, मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही संयोजक आबंध होते हैं, सॉरी ठीक है, कितने होते हैं, 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ये 6 सहसंयोजक आबंध नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है, ये नहीं होगा, ये इसका ऑप्शन भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है।
एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है? ऑप्शन ए एथेनॉल, और ऑप्शन बी मेथेनॉल, और ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, और ऑप्शन डी एथेनाइक अम्ल। तो चलिए आप लोग ऑप्शन चूज कीजिए कि कौन सा आंसर होगा आप लोगों का। अब मैं आपको बताता हूँ कि एथिक अल्कोहल का IUPAC नाम होता है एथेनॉल। ठीक है, क्या होता है? एथेनॉल। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टिक कर लिए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग है? ऑप्शन ए ग्रीस लगाकर, ऑप्शन बी पेंट लगाकर, और ऑप्शन सी जिंक की पर चढ़ाकर, और ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। तो दोस्तों अपना आंसर चूज कीजिए। मैं बताता हूं आप लोगों को कि लोहे के जो फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो ग्रीस लगाकर भी उपयोग किया जाता है, पेंट लगाकर भी उपयोग किया जाता है, और जिंक की पर चढ़ाकर भी किया जाता है। मतलब ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7वां आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है Cu2S, ऑप्शन बी Cu2O, और ऑप्शन सी CuFeS2, और ऑप्शन डी CuCO3। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग आंसर चूज के लिए मैं बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S, जिसे कैल्कोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कैल्कोसाइट भी कहते हैं? Cu2S को हम क्या कहते हैं? कैल्कोसाइट भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों ये है कि क्षारीय विलयन का pH मान है। कह रहा है कि क्षारीय विलयन का pH मान क्या है? चलिए इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? 0, 7, 7 से कम कि 7 से अधिक? तो दोस्तों क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 से अधिक। देखिए 7 से अधिक क्या कहलाता है? क्षारीय, और 7 से कम क्या कहलाता है? अम्लीय, और 7 रहेगा तो क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम 10वें क्वेश्चन की ओर। और 10वां क्वेश्चन केमिस्ट्री का यह है कि शुद्ध जल का pH मान है। शुद्ध जल का pH मान है 0, 1, 7, 14। चलिए बताइए। तो दोस्तों शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, नेट 7, जो कि क्या कहलाता है? उदासीन। तो शुद्ध जल का pH मान उदासीन होता है, और इसका मान कितना होता है? 7। तो दोस्तों ये केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहद अच्छे लगे होंगे, आप लोग क्लियर भी किया होगा। बताइए कि 10 में से कितने अंक आपके आए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन की ओर। फिजिक्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। चलिए जल्द बताइए आप लोग। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर कि 80 सेंटीमीटर? चलिए बताइए। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दे दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। अब पूछा है उसकी वक्रता त्रिज्या, मतलब आर पूछा है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है कि F बराबर R/2। F बराबर R/2। हमको R निकालना है, तो अगर हमको R निकालना पड़ेगा तो ये 2 को गुणा F में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2F। मतलब R निकालने के लिए मुझे 2 की मल्टीप्लाई F में करना पड़ेगा। तो 2 और गुणे F, फोकस दूरी कितना दिया है? 20। तो 20 दूनी के 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्या? 40 सेंटीमीटर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, और उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों यह है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। देखिए इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछते हैं, और इस प्रकार भी पूछ देते हैं इसी क्वेश्चन को कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होगी। ठीक है, चलिए वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? दर्पण के वक्रता केंद्र C पर, कि दर्पण के फोकस दूरी F पर, कि दर्पण के वक्रता केंद्र C और उसके फोकस बिंदु F के बीच में, कि ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच में। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए बताइए
कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच रखेंगे तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने का मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस ढंग से कितना क्वेश्चन पूछता है। देखिए पूछेगा कि मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चाहे तो ये पूछ सकता है या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि मनुष्य की स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। चाहे इस तरह नहीं पूछेगा तो इस तरह पूछेगा कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो कौन सा भाग है। ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी आइरिस पर, और ऑप्शन सी पुतली पर, ऑप्शन डी रेटिना या दृष्टि पटल पर। तो चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चूज कीजिए आप लोग। मैं बताता हूँ कि इसका सही आंसर होगा कहाँ पे, रेटिना या दृष्टि पटल पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कहाँ, रेटिना और दृष्टि पटल पे बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों ये पूछा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछेगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, या इस तरह नहीं पूछेगा तो इस तरह पूछेगा कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। अच्छा, इस तरह भी नहीं पूछेगा तो इस तरह पूछेगा कि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। किसी प्रकार पूछे, आज की वीडियो देख रहे हैं आप, किसी प्रकार पूछेगा घुमा के बता देंगे। तो इस प्रकार इतने तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर कि 25 सेंटीमीटर के, ऑप्शन डी 2.5 मीटर। ठीक है, तो चलिए बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होनी चाहिए, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है कितना होता है, तो ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर होता है। कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझ भी लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों यह है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन बी प्रोटॉनों द्वारा, और ऑप्शन सी आयनों द्वारा, और ऑप्शन डी जो है न्यूट्रॉनों द्वारा। तो चलिए आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। विभवांतर का मात्रक यंत्र है। विभवांतर का मात्रक यंत्र है, बताइए। धारामापी, वोल्ट मीटर, अमीटर कि ओम मीटर। तो चलिए आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वोल्ट मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। विभवांतर का मात्रक यंत्र क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों यह है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर कि मीटर। तो चलिए बताइए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है दोस्तों जनित्र। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 8वें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि ऑप्शन ए एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में चुंबक होता है। ठीक है, और ऑप्शन बी में डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। ऑप्शन सी एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है कि ऑप्शन डी एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है। ठीक है, और जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। तो चलिए आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है और जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग टिक कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर होता हुआ इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। या तो इसी क्वेश्चन से आपसे इस प्रकार पूछ सकता है कि ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। सरल रेखा, एक वृत्त रेखा कि एक अर्धवृत्त की, ऑप्शन डी एक लगातार दिशा बदलती रेखा।
तो दोस्तों मैं बता दूं कि ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा बनता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या बनता है? एक सरल रेखा बनता है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 9 आपको क्लियर हो चुका होगा। आप क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर की वोल्ट। तो प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 इसका भी आपका फिजिक्स का भी क्लियर हो चुका होगा, भौतिक विज्ञान का। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की और बायोलॉजी के। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, बायोलॉजी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, बायोलॉजी आ गया। देखिए बायोलॉजी के कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। देखिए बायोलॉजी के पहला क्वेश्चन दोस्तों यह है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन बी जल से, और ऑप्शन सी वायु से, कि ऑप्शन डी पर्णहरिम के विघटन से। तो चलिए दोस्तों अपना आंसर चूज कीजिए। मैं इसका सही आंसर बताता हूं दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है? तो जल से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऑप्शन बी ही मारे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीत रस का स्राव होता है, पीत रस का स्राव होता है। ऑप्शन ए पित्ताशय में, ऑप्शन बी यकृत में, और ऑप्शन सी अग्नाशय में, क्या ऑप्शन डी अमाशय में। तो चलिए दोस्तों अपना आंसर टिक कीजिए। तो मैं बता दूं दोस्तों कि पीत रस का स्राव होता है यकृत में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कहाँ पे? यकृत में। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रचलित रूप से ऊर्जागृह कहलाता है, प्रचलित रूप से ऊर्जागृह कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि प्रचलित रूप से ऊर्जागृह कहलाता है, किसे कहते हैं? ऊर्जागृह, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ऊर्जा का गृह। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। ऑप्शन ए उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, ऑप्शन बी जल का संवहन, ऑप्शन सी भोजन का संवहन, और ऑप्शन डी अमीनो अम्लों का संवहन। तो चलिए दोस्तों आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए। मैं बताता हूँ कि पादपों में जो जाइलम का कार्य होता है वो उसमें क्या होता है? तो उसमें जल का संवहन होता है। ठीक है, क्या होता है? जल का संवहन होता है पादपों में जाइलम का कार्य। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है बाएं अलिंदा से, ऑप्शन बी दाएं अलिंदा से, ऑप्शन सी बाएं नीले से, और ऑप्शन डी दाएं नीले से। तो चलिए आंसर चूज कीजिए। मैं इसका सही आंसर बताता हूं कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है दोस्तों बाएं नीले से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। कहाँ से? बाएं नीले से आता है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5वां आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों यह है कि यकृत संश्लेषित करता है, यकृत संश्लेषित करता है। ऑप्शन ए शर्करा को, ऑप्शन बी रुधिर, ऑप्शन सी यूरिया, और ऑप्शन डी प्रोटीन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग अपना आंसर चूज कीजिए। मैं बताता हूं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि यकृत संश्लेषित करता है, तो ऑप्शन सी यूरिया को संश्लेषित करता है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6वां आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है उसे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब, बहुत इंपॉर्टेंट। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम की, लिस्मानिया में। तो दोस्तों आप लोग आंसर चूज कीजिए। मैं इसका सही आंसर बताता हूं आप लोगों को कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसके? तो ईस्ट में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कहाँ? ईस्ट में। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों यह है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, और ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, कि ऑप्शन डी डिंब वाहिनी। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका सही आंसर कि निम्न में से कौन सा जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है वो शुक्रवाहिका।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या, शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपको क्लियर हो चुका होगा। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 9वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 9वां क्या कह रहा है कि केवल प्रोटीन के बने होते हैं, केवल प्रोटीन के बने होते हैं क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रायोन्स की जीन्स। तो दोस्तों आप लोग आंसर चूज कीजिए। मैं बताता हूँ कि केवल प्रोटीन के बने होते हैं प्रायोन्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या बने होते हैं, प्रायोन्स केवल प्रोटीन के बने होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, प्रोटीन से, आरएनए से, कि डीएनए से, कि दोनों ए व सी से। तो दोस्तों मैं बता दूं कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोनों, ए व सी। तो प्रोटीन के भी बने होते हैं और वह डीएनए से भी बने होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन से भी डीएनए से गुणसूत्र बनते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये 10 क्वेश्चन आपको तैयार हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने टोटल कितने क्वेश्चन बात कर लिया, टोटल 30 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। तो दोस्तों इस वीडियो देखें आप लोग, तो जितना आप लोगों का 30 में से सही होगा आप मुझे कमेंट कीजिए कि मेरा इतना सही है। और दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है। और लाइक वाला बात तो मैं पहले बता दिया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक कर लिए होंगे आगे ही। चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक सुंदर सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग की डिमांड पे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।